ओके, पिछले क्लास में हम लोगों ने जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था और उसको कैसे अप्लाई करते हैं उसके लिए कुछ स्टेप्स हम लोगों ने देखे थे। अब जो है इस पे हम लोग कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। कुछ सर्टेन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स मैंने चूज़ की हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स पे हम अपना जो प्रीवियस लेक्चर का कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करेंगे। तो जो लोग इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं वो इसके पहले वाला लेक्चर जो है ज़रूर देखें, जिसमें हमने ये बताया है कि किस तरह से हम लोग न्यूटन्स लॉ को यूज़ करते हैं और फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पहला एप्लीकेशन देखेंगे जहाँ पे हम दो वेजेस के बीच या दो ब्लॉक्स के बीच कांटेक्ट फोर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें हम लोग कांटेक्ट फोर्स फाइंड करेंगे बिटवीन टू ब्लॉक्स। सपोज जो हमारे ब्लॉक्स हैं इनका मास हम लोग असाइन कर देते हैं। फर्स्ट ब्लॉक का मास m1 है और m2 है। ये दोनों एक स्मूथ सरफेस पे रखे हैं। इस सरफेस को हम लोग स्मूथ कंसिडर कर लेते हैं, कोई फ्रिक्शन नहीं है। और इन दोनों ब्लॉक्स पर हमने क्या किया है, एक कॉमन फोर्स लगाया है। सपोज कैपिटल F इस डायरेक्शन में हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया है F। तो आपको बताना है कि दोनों ब्लॉक्स के बीच क्या कांटेक्ट फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग अपने सारे स्टेप्स अप्लाई करते हैं। पहले देखते हैं कि दोनों बॉडीज़ के फ्री बॉडी डायग्राम क्या है। सबसे पहले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम हम बना रहे हैं, इस पर ध्यान देना। पहले ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है F फोर्स लग रहा है, जो एक्सटर्नल फोर्स है। वेट m1g लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, यहाँ पे ये जो सरफेस है, ये सरफेस, इस सरफेस के कारण इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ये नॉर्मल रिएक्शन सपोज हम लोग n1 ले रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर भी कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट, इस कांटेक्ट के कारण भी इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो मैंने यहाँ पे ये फोर्स लगा दिया है n। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरी वाली बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। इस वाले बॉडी पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो है इसका वेट m2g। ठीक है, ये शायद थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ये कलर चेंज कर देते हैं हम लोग। तो इसके ऊपर इसका वेट लग रहा है m2g। ठीक है, यहाँ पर भी ये सरफेस इसके साथ कांटेक्ट में है। ये सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ब्लॉक के ऊपर, ये हम लोग यहाँ अप्लाई कर दे रहे हैं n2। ओके, फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भी इस सरफेस का भी कांटेक्ट है। तो ये सेकंड ब्लॉक भी एक और नॉर्मल रिएक्शन या कांटेक्ट फोर्स फील करेगा इसके परपेंडिकुलर। तो ये कांटेक्ट फोर्स हम लोग बना दे रहे हैं इसके परपेंडिकुलर इस सरफेस के n। ठीक, तो यहाँ पर ये भी देखना कि m1 m2 के बीच जो कांटेक्ट पेयर है ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक, दोनों पे इक्वल और ऑपोजिट एक्शन रिएक्शन पेयर लग रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो a है इस डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये याद रखना कि जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करता है, इंटरनल फोर्स से उसका कोई लेना देना नहीं। ठीक, तो क्योंकि बॉडी का मोशन x डायरेक्शन में लग रहा है और x डायरेक्शन में जो इकलौता हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है वो F है। n जो है दोनों वो इंटरनल फोर्स हैं, तो वो ऐड होके 0 हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग x डायरेक्शन का मोशन कंसिडर कर रहे हैं। x डायरेक्शन में हम क्या देख रहे हैं, हम लोग क्या इक्वेशन यूज करेंगे, समेशन F इज इक्वल टू m इंटू a। इकलौता हॉरिजॉन्टल फोर्स जो x डायरेक्शन में लग रहा है वो F है। मास जो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो m1 प्लस m2 है इंटू एक्सेलरेशन है। यहाँ से हमें सॉल्व करके a की वैल्यू मिल गई F अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, बार बार अब हम आगे इस स्टेप को डायरेक्टली करेंगे, क्योंकि बस ये याद रखना है कि एक्सेलरेशन जो है, जिस भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में जो फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स है, उसी के कारण एक्सेलरेशन होता है, इंटरनल फोर्स के कारण एक्सेलरेशन नहीं होता है। इसीलिए मैंने फ्री बॉडी डायग्राम जो बनाया है इसमें आप देख सकते हो कि जो सरफेस के कारण n और n ऐड कर रहा है वो ऐड होके 0 हो जाएगा।
इसलिए ये फोर्स इसमें मतलब ये फोर्स जो है एक्सेलरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम लोग हर ब्लॉक का वाई डायरेक्शन का मोशन कंसिडर करें तो हम देख रहे हैं कि वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम है। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम होने के कारण N1 जो है वो M1G के बराबर हो जाएगा और N2 जो है वो M2G के बराबर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब हम लोग एक्स डायरेक्शन में अगर किसी एक ब्लॉक के मोशन को भी कंसिडर कर लें तो हम क्या कर सकते हैं, एन की वैल्यू मतलब दोनों ब्लॉक के बीच कांटेक्ट फोर्स जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में किसका मोशन कंसिडर कर रहे हैं, M2 का। ठीक, तो एक्स डायरेक्शन में M2 के मोशन की क्या इक्वेशन होगी, समेशन F इज इक्वल टू ma। एक्स डायरेक्शन में M2 पे केवल एक ही फोर्स लग रहा है N, इसका मास क्या है M2 और एक्सेलरेशन क्या है F अपॉन M1 प्लस M2। तो इस तरह हमने सिंपली क्या किया कि नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर लिया या कॉन्टैक्ट फोर्स कैलकुलेट कर लिया जो दोनों ब्लॉक के बीच में एक्ट कर रहा था। ओके, तो यहाँ पे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल के बेसिस पर एक सिंपल प्रॉब्लम दी है जहाँ पे 4 बॉक्सेस एक टॉय कार्ट पे रखे हैं। बॉक्सेस का मास और टॉय कार्ट का मास प्रॉब्लम में दिया गया है। हमने एक फोर्स F लगाया है 40 न्यूटन का। हमको प्रॉब्लम में बताना है कि ब्लॉक D और टॉय कार्ट के बीच कितना कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इस वीडियो को कुछ टाइम के लिए पॉज कर लो और सोल्यूशन देखने से पहले सेम प्रीवियस स्टेप्स को अप्लाई करके आप इसको ट्राई कर सकते हो, रिजल्ट मैच करा सकते हो। ओके, तो खैर हम लोग इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। जैसा हम लोग ने पहले किया था, सबसे पहले हम लोग इसका एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन इस सभी का सेम होगा क्योंकि सबके बीच कांटेक्ट है और जो है ये एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो केवल एक्सटर्नल फोर्स पे एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा। तो हम लोग एक्सेलरेशन ये सीधे निकाल लेते हैं। एक्स डायरेक्शन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन में जो इकलौता हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रहा है वो है 40 और टोटल कितना मास है जो मूव कर रहा है 2 + 2 + 1 + 1 + 4। तो दिस विल गिव मी 40 डिवाइडेड बाय 10, ओके, विच इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको एक्सेलरेशन मिल गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हमको डी और वॉल के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है। तो हम लोग डी और वॉल का कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने के लिए डी और वॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बना ले रहे हैं। ये ब्लॉक डी है और ये हमारी वॉल है। ठीक है, तो क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे इसके ऊपर। सबसे पहले देखते हैं कि डी का कहाँ कहाँ कॉन्टैक्ट है। डी का इस जगह पे कांटेक्ट है, यहाँ कांटेक्ट है, यहाँ कांटेक्ट है। तो तीनों कांटेक्ट के कारण इन सरफेस के परपेंडिकुलर डी क्या महसूस करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ हमने नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर दिया N1, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर दिया N2 और यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर दिया N3। ठीक है, और इसके ऊपर क्या फोर्स एक्ट कर रहा है, इसका वेट एक्ट कर रहा है M1G और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इन सभी के कारण ये वही हमारे कॉमन एक्सेलरेशन ए से चल रहा है। ठीक है, और अगर हम लोग वॉल की बात करें तो वॉल का जो है केवल यहीं पे कांटेक्ट है। ठीक, और तो इसके कारण वॉल पे जो फोर्स लगेगा वो केवल N3 लगेगा। क्यों, क्योंकि इंटरनल फोर्स पेयर में एग्जिस्ट करता है, नॉर्मल रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करता है, जिसके कारण ये पूरा का पूरा टॉय कार्ट ए एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो अगर हम लोग टॉय कार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर करते हैं एक्स डायरेक्शन में, तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स डायरेक्शन में आएगी समेशन F इन एक्स डायरेक्शन, समेशन F इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू ma। और ये हम लोग किसके लिए लिख रहे हैं, टॉय कार्ट के लिए लिख रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें तो टॉय कार्ट पे केवल जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो N3 है, जो सारे फोर्स के कांटेक्ट के थ्रू होते हुए वहाँ पहुँचा है। टॉय कार्ट का जो मास है वो 4 है और एक्सेलरेशन जो है वो भी कितना है, 4 है। तो N3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 न्यूटन। ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, तो जिन जिन लोगों ने इसका सल्यूशन सही किया है, वेरी गुड। तो यहाँ एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जो वेज है वो इंटरनल फोर्स के कारण कैसे मोशन कर रहा है। मतलब जैसे अभी तक इंटरनल फोर्स जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी को मोशन ट्रांसमिट कर रहा था, सेम इसी तरह यहाँ पर भी इंटरनल फोर्स जो है क्या करेगा, मोशन ट्रांसफ़र करेगा। और किसको करेगा, वेज को करेगा।
तो सपोज़ मान लेते हैं कि हमारा जो वेज है इसका मास कैपिटल M है, इसके ऊपर जो ब्लॉक रखा है इसका मास स्मॉल m है, और इसने यहाँ जो एंगल बनाया है वो थीटा है, और जो हमारा सरफेस है ये सरफेस जो है हमारा स्मूथ है। ठीक है, ये इतना इन्फॉर्मेशन हमको दिया गया है, और हमको ये देखना है कि जो मास कैपिटल M है इसका मोशन इंटरनल फोर्स के कारण कैसे हो रहा है। तो ऐसा दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि दोनों बॉडीज़ को सेपरेट करके इन पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं वो हम दिखाते हैं, ताकि जो है तुम समझ सको कि कौन सा फोर्स का कंपोनेंट जो है वेज को चला रहा है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट डायग्राम हमने ऐड किया है, इस डायग्राम में हमने दोनों बॉडीज़ को सेपरेट कर दिया है ताकि आप फ्री बॉडी डायग्राम आराम से देख सको। सबसे पहले हम लोग ज़रा ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ब्लॉक पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है इसका वेट mg, राइट। ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है mg, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसके अलावा आप ये नोट करोगे कि यहाँ पे वेज और ब्लॉक का कांटेक्ट है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा किस पर, ब्लॉक पर। तो यहाँ पर हम लोग ने इसके सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया n, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर लग गया, और कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर नहीं ऐड कर रहा है। इन सभी फोर्सेस के कारण मान लेते हैं कि ये ब्लॉक नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है विद एक्सेलरेशन a, ठीक। बट एक फोर्स इसमें और है, वो हिडन है, वो अभी हम लोग जब पूरा डायग्राम बना लेंगे तो उसे एक बार और लास्ट में लगाएंगे। तो अभी जो हमें फोर्स दिख रहे हैं वो यही दिख रहे हैं, ठीक। अब बात करते हैं वेज की। वेज पर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं। वेज पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक कांटेक्ट है ब्लॉक का, और दूसरा यहाँ सरफेस पे कांटेक्ट है। तो दोनों कांटेक्ट के कारण इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ हमने इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया है n, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। और क्या एक्ट कर रहा होगा, इसका वेट mg एक्ट कर रहा होगा, कैपिटल mg डाउनवर्ड, और यहाँ वाले सरफेस से एक नॉर्मल रिएक्शन आया होगा कुछ n डैश, ओके। तो अब जरा सा ध्यान देखना, वेज पे जो नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा है ब्लॉक के कारण, इसको अगर हम लोग ध्यान देंगे तो इसके दो कंपोनेंट्स पॉसिबल हैं, ठीक। ये एंगल हम लोगों ने थीटा माना है, ये वाला एंगल हम लोग ने थीटा माना था, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, राइट। ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे ये एंगल हम लोगों का थीटा है। तो n के दो कंपोनेंट आ जा रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट n cos थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n sin थीटा। तो ये जो कंपोनेंट है ये वाला, ये कंपोनेंट अपना कितना है, n sin थीटा। इसके कारण जब ब्लॉक नीचे स्लिप करेगा तो वेज पीछे की डायरेक्शन में जाएगा विद से सम एक्सेलरेशन कैपिटल A, ठीक। तो अब यहाँ पर फिर से जो हमने लास्ट फोर्स डिस्कस किया था वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब स्यूडो फोर्स, क्योंकि अब जो ब्लॉक है वो वेज पे रखा है और वेज खुद एक्सेलरेटेड है। तो क्या होगा कि जो हमारा ब्लॉक है उसके ऊपर स्यूडो फोर्स भी लगेगा मोशन के ऑपोजिट। तो यहाँ पर हम लोग इसके ऊपर स्यूडो फोर्स अप्लाई कर देते हैं। ये हमने इसके ऊपर स्यूडो फोर्स अप्लाई कर दिया है मोशन के, ये होगा कितना, स्मॉल m इंटू कैपिटल A। अब हमारा जो ये फ्री बॉडी डायग्राम है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, ठीक। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट क्या कर रहा है, वेज को पीछे के साइड में ले जा रहा है जब क्या हो रहा है, ब्लॉक स्लाइड डाउन करके नीचे आ रहा है, ठीक। तो mg के सारे कंपोनेंट्स को भी हम लोग रिजॉल्व कर देते हैं। हमारे लिए ब्लॉक का मोशन जो हो रहा है डाउन द इंक्लाइन हो रहा है, तो हम लोग दो एक्सिस कंसिडर करेंगे, एक जो है वो डाउन द इंक्लाइन और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, ठीक। तो ये एंगल हमारा थीटा था, यहाँ पे ये देखो, ये एंगल हमारा थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक। तो सबसे पहले डाउन द इंक्लाइन के लिए हम लोग मोशन कंसिडर कर रहे हैं। क्या इक्वेशन कंसिडर करेंगे हम लोग, मोशन ऑफ स्मॉल m डाउन द इंक्लाइन। तो डाउन द इंक्लाइन के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन होनी चाहिए, समेशन f इज इक्वल टू ma। तो क्या क्या फोर्स लग रहा है इसके ऊपर,
mg साइन थीटा और ma कॉस थीटा, दोनों ही फोर्स इसके ऊपर किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक है, चेक कर लो, दोनों ही फोर्स इसके ऊपर mg साइन थीटा, mg का कंपोनेंट देखो ये mg है, mg का कंपोनेंट इस लाइन पे आएगा mg कॉस थीटा और इस लाइन पे आएगा mg साइन थीटा, ma का कंपोनेंट इस लाइन पे आएगा कितना, ma कॉस थीटा और इस लाइन पे कितना आएगा ma साइन थीटा। ठीक, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी डाउन द इंक्लाइन के लिए, डाउन द इंक्लाइन के लिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी mg साइन थीटा प्लस m कैपिटल A कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल ma। ठीक है, अच्छा, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन कोई मोशन नहीं हो रहा है ब्लॉक का, एज देयर इज नो मोशन परपेंडिकुलर द इंक्लाइन, तो हमको क्या मिलेगा कि जितने फोर्स हैं वो बैलेंस होने चाहिए, मतलब जो फोर्स इंक्लाइन के अपवर्ड है वही डाउनवर्ड होना चाहिए। तो हमें क्या मिलेगा, n प्लस ma साइन थीटा इज इक्वल टू mg कॉस थीटा, ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, और अगर हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा वेज है, वेज का इक्वेशन तो केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि एन डैश हमें कैलकुलेट नहीं करना। तो अगला पार्ट हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे, अगले इक्वेशन में हम लोग कंसिडर कर लेंगे मोशन ऑफ वेज अलोंग हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो जब मोशन ऑफ वेज अलोंग हॉरिजॉन्टल यूज करेंगे तो केवल एक ही फोर्स इस पे लग रहा है एन साइन थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बाकी सारे फोर्स वर्टिकल हैं। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, एन साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू कैपिटल A। ओके, तो ये तीनों सेट ऑफ इक्वेशंस को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अननोन क्या है, एन स्मॉल a और कैपिटल A, तीन अननोन है और तीन इक्वेशन है। देखो, एक इक्वेशन ये है फर्स्ट, ये दूसरी इक्वेशन है सेकंड और ये तीसरी इक्वेशन है थर्ड। तीन अननोन है, तीन इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ इंक्लाइन निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक निकाल सकते हैं। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यूज मिलेंगी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ वेज की जो वैल्यू है कैपिटल A, ये आपको मिल जाएगी mg साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा, और जो स्मॉल a की वैल्यू है वो आपको सॉल्व करने पे मिलेगी m प्लस m इंटू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों वैल्यूज जो है आपको सॉल्व करने पर मिलेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि जब जो है हमारा ब्लॉक स्लाइड डाउन करके नीचे आएगा तो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट वेज को कहाँ ले जाएगा, पीछे। और हमने क्या किया है कि ब्लॉक के मोशन को डाउन द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन स्टडी किया है, और ट्रायंगुलर वेज के मोशन को हमने केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्टडी किया है, क्योंकि हमसे एन डैश पूछा नहीं गया। अगर एन डैश पूछा जाता तो हम वेज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के मोशन को भी कंसिडर कर लेते। ओके, तो सब लोग इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट ज़रूर कर लेना। तो अब हम लोगों ने पिछले वाले एग्जाम्पल से इंस्पायर्ड एक प्रॉब्लम ली है, जहाँ पे ब्लॉक के बदले जो है एक रॉड हमने रिप्लेस कर दिया है, और रॉड को जो है कॉन्स्ट्रेंट कर दिया है। देख रहे हो, दो वॉल्स बनी है किनारे, यहाँ इन वॉल्स के थ्रू हमने क्या कर दिया है, कॉन्स्ट्रेंट कर दिया है कि जो रॉड है वो केवल वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूव कर सके। रॉड का मास स्मॉल m है और जो वेज है इसका मास कैपिटल M है। हम लोगों ने सभी सरफेस को जो है स्मूथ लिया हुआ है। तुमको बताना है कि वेज का एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखने से पहले तुम लोग चाहो तो वीडियो को पॉज कर दो और प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करो, और फिर उसके बाद अपना सॉल्यूशन मैच करा लो। ओके, तो खैर मैं यहाँ तुम लोगों को सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ कि क्या क्या है। फिर से हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि फिर से दोनों बॉडीज़ को सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों बॉडीज़ को सेपरेट करके डायग्राम बनाया हुआ है, तुम लोगों को ये दिखा रहा हूँ डायग्राम।
तो यहाँ पर जो है हमने सेपरेटेड डायग्राम बनाया है। तो देखते हैं क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। स्मॉल m पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे ये देखते हैं। तो स्मॉल m जो है जब मूव कर रहा है तो यहाँ पे इसका कांटेक्ट है, और खैर हम लोगों ने ये बहुत नेग्लिजिबल सा डिस्टेंस लिया है, क्लियरेंस इसको कहेंगे। ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, ये जो हम लोगों ने लिया है, दिस इज कॉल्ड क्लियरेंस। तो जो क्लियरेंस है वो काफ़ी कम है, तो हम यहाँ नहीं मान रहे हैं कि इस पर कोई फोर्स लगेगा। बट बाद में ये भी तुमसे पूछा जा सकता है कि क्लियरेंस से कितना फोर्स रॉड पर आया है, और ये फोर्स क्यों आएगा ये अभी हम लोग देखते हैं। अभी तुम भी इसे समझ पाओगे कि क्यों क्लियरेंस के कारण भी फोर्स आएगा। तो अभी तो जितना हमें डायग्राम में दिख रहा है वहाँ वो ये दिख रहा है कि इस सरफेस पे यहाँ कांटेक्ट है, ठीक। तो यहाँ के कारण इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आना चाहिए रॉड को, जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक फोर्स बना देते हैं जो इसके परपेंडिकुलर होगा। लेट मी कॉल दिस n, ठीक है। और क्या एक्ट कर रहा होगा, इसका वेट mg एक्ट कर रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका वेट दे देते हैं हम लोग स्मॉल mg। किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। और मान लेते हैं कि इन सब के कारण ये a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। मगर फिर से हम लोग पिछले प्रॉब्लम में ये सीख चुके हैं कि जब रॉड नीचे की तरफ स्लिप करेगा तो वेज जो है वो लेफ्ट साइड मूव करेगा, जिसके कारण इसके ऊपर स्यूडो फोर्स लगेगा। तो मैंने यहाँ पर इसके ऊपर स्यूडो फोर्स लगा दिया। अब समझो क्लियरेंस से क्यों फोर्स आएगा। ये स्यूडो फोर्स क्या करेगा, जो क्लियरेंस का राइट साइड का पोर्शन है उससे रॉड के इस वाले हिस्से को, मैं यहाँ पे इसको फिल कर रहा हूँ, रॉड के इस वाले हिस्से पे कांटेक्ट आ जाएगा इतने हिस्से पर, ठीक। और ये कांटेक्ट आते ही यहाँ पर एक कांटेक्ट फोर्स कुछ आ जाएगा, सपोज n डबल डैश, जो क्या होगा स्यूडो फोर्स का जो कंपोनेंट इसे इधर ले जा रहा है, इसके कारण यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या किया जाए कि जरा इसको हमें अलोंग द इंक्लाइन चाहिए होगा और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन चाहिए होगा। तो फिर से ये एंगल अपना अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा और ये एंगल भी अल्फा होगा, राइट, यही होगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में जो है रिजॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि रॉड तो डाउन द इंक्लाइन जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है। तो रॉड किस डायरेक्शन में जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा। तो इसलिए हमें फोर्सेस को किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हम क्या देख रहे हैं, ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा, और MA को तो खैर अब रिजॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पहले से ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जरा वेज का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। वेज पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ कांटेक्ट है, इस कांटेक्ट के कारण वेज का सरफेस जो है इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन महसूस करे। ये मैंने बना दिया, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन। नोट करना, ये वाला n और ये n इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि इंटरनल फोर्स है, सेम कांटेक्ट से जनरेट हुआ है। और इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, इसका वेट लग रहा होगा कैपिटल mg। यहाँ से कुछ नॉर्मल रिएक्शन n डैश, क्यों, क्योंकि इस सरफेस पे भी दो वेज का कांटेक्ट है। इन सब के कारण मान लेते हैं कि हमारा वेज जो है इस डायरेक्शन में कुछ कैपिटल A एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो n को हम लोग पहले ही रिजॉल्व कर चुके हैं। n का ये वाला कंपोनेंट आ जा रहा है n cos अल्फा, और n का ये वाला कंपोनेंट आ जा रहा है n sin अल्फा, ठीक है। तो दोनों की इक्वेशन सेपरेटली लिख दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिख दे रहे हैं रॉड की इक्वेशन लिख रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि रॉड का मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है। तो हम लोग यहाँ कंसिडर कर रहे हैं वर्टिकल मोशन रॉड का। तो हमें मिलेगा mg माइनस n cos अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल ma, ठीक है। ये हमें किससे मिला है, रॉड का वर्टिकल मोशन हमने कंसिडर किया है। दिस विल बी आवर इक्वेशन 1, रॉड का वर्टिकल मोशन, ठीक है। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वेज का जो मोशन है वो हॉरिजॉन्टल है। तो वेज के हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी n sin अल्फा इज इक्वल टू
कैपिटल M इंटू कैपिटल ए। क्यों? क्योंकि वेज का एक्सेलरेशन हमने ए माना है 2। ठीक, तो एक इक्वेशन हमको किससे मिल गई? रॉड के वर्टिकल मोशन से, और दूसरी इक्वेशन हमको मिल गई वेज के हॉरिजॉन्टल मोशन से। ठीक, यहाँ पे स्यूडो फोर्स को रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं हुई, तो हम लोग सीधे सीधे देख सकते हैं कि जो एन डैश की वैल्यू है, ये एन डैश की जो वैल्यू हमको मिलेगी वो मिलेगी कुछ एम ए प्लस एन साइन अल्फ़ा। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्लियरेंस से कितना नॉर्मल रिएक्शन आया है, तो वो भी हम लोग ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, मगर फिर यहाँ पर अभी दिक्कत फंस गई है। हम लोग ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ अननोन 3 है, कैपिटल एन, स्मॉल ए और कैपिटल ए। बट हमें जो न्यूटन्स लॉ से इक्वेशन मिली है वो इक्वेशन कितनी मिली है? 2। ठीक, तो यहाँ पर जो है अभी ये प्रॉब्लम जो है डायनेमिकली इनडिटर्मिनेट हो गई है। ठीक, तो हमने ये भी बताया था कि आखिरी जब पॉइंट डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, तो वहाँ मैंने ये बोला था कि एक इक्वेशन हम लोग कांस्टेंट से ला सकते हैं। तो हम लोग एक इक्वेशन कांस्टेंट से लाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं वो इक्वेशन हम लोग कैसे निकालते हैं। हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि सपोज रॉड जो है y अमाउंट डाउनवर्ड जाता है, तो ये जो वेज है x अमाउंट पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच देखें कुछ सिमेट्री बन सकती है क्या? ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी, तो अल्फ़ा एंगल बनेगा। ये अल्फ़ा है, ये 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ये वाला एंगल भी क्या मिल जाएगा? अल्फ़ा मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ज्योमेट्री से, मतलब कांस्टेंट अप्लाई करने पे, कि tan अल्फ़ा की वैल्यू किसके बराबर है? y बाय एक्स। ठीक, तो या ये कह सकते हैं y जो है वो किसके बराबर है? x tan अल्फ़ा के बराबर है। इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे, तो y 2 बार डिफरेंशिएट होगा तो हमें स्मॉल a की वैल्यू मिल जाएगी, और x 2 बार डिफरेंशिएट होगा तो हमको कैपिटल A की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। स्मॉल a किसके बराबर आ जाएगा? a tan अल्फ़ा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारी तीसरी इक्वेशन हो जाएगी। तो अब हमें कांस्टेंट से एक इक्वेशन और मिल गई। तो जो प्रॉब्लम हमारी इनडिटर्मिनेट हो रही थी, कांस्टेंट ने उसको डिटर्मिनेट बना दिया। तो हमारे पास अब 3 अननोन है, 3 इक्वेशन हैं, जिनको सॉल्व करके हम लोग क्या कर सकते हैं? अननोन फाइंड कर सकते हैं सारे। हमसे एक्सेलरेशन ऑफ वेज पूछा गया है, मतलब कैपिटल ए। तो जब आप कैपिटल ए को सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने पे आपको कैपिटल ए की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी g cot अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कैपिटल M अपॉन स्मॉल m cot स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1। ठीक है, तो ये आपको एक्सेलरेशन ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस प्रॉब्लम में हम लोगों ने ये भी अप्लाई करके देख लिया कि कभी कभी जब, जैसा मैंने डिस्कस किया था, कि न्यूटन्स लॉ से कम नंबर ऑफ इक्वेशन जनरेट होती है और प्रॉब्लम जो है डायनेमिकली या स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होने लगती है, तो आखिरी सहारा हमारा कांस्टेंट रहता है, और हम लोग कांस्टेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं? अननोन की वैल्यू, मतलब एक और इक्वेशन निकाल सकते हैं, जिससे हम अननोन की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। ओके, अच्छा, प्रीवियस जितने भी एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए उसमें जो बॉडीज़ थी वो कॉन्टैक्ट फोर्स के कारण मोशन में थी। अब एक एग्जाम्पल ऐसा भी डिस्कस कर लेते हैं जिसमें कॉन्टैक्ट फोर्स के कारण बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मतलब रेस्ट पे है। खैर, हम लोग ने अभी तक एक बार में एक ही डायरेक्शन को रेस्ट पे कंसिडर किया था, जैसे परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन या वाई डायरेक्शन। मगर अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो है पूरे हर डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 बॉल्स हैं जो 2 परपेंडिकुलर वॉल के बीच में जो है ट्रैप्ड हैं। हर बॉल का मास इक्वल m दिया है, और जो रेडियस है इनका स्मॉल r दिया है, विच इज़ लेस दैन कैपिटल R, और दोनों वॉल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2r है। तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। तो शुरुआत वहीं से करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ इनके सेंटर्स इन पॉइंट पे हैं। यहाँ पे इस बॉल का सेंटर है कहीं, यहाँ इसका, इन सब को ज्वाइन कर देते हैं किसी लाइन से अप्रॉक्सीमेटेड ऐसा। ये कुछ इस तरह बनेगा, कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ पे जो कांटेक्ट है ये भी इसी सेंटर से ही पास करेगा। ठीक है, ये सारे कांटेक्ट सेंटर से ही पास करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि इन पर सारे फोर्सेस अप्लाई कर देते हैं।
तो क्या क्या वैल्यूज़ आती हैं हमारे पास ज़रा चेक करते हैं। और कुछ कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मान लेते हैं कि ये वाला एंगल जो है वो थीटा है, तो इधर भी कुछ ऑल्टरनेट पॉइंट जब हम लोग मानेंगे तो एंगल चेक कर लेंगे हम लोग कहाँ कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो पहले सारे फोर्सेस अप्लाई कर देते हैं। तो इनके ऊपर इनका वेट लग रहा होगा, तो सारे वेट को सपोज़ हम लोग ग्रीन कलर से ड्रॉ कर देते हैं। इस वाले बॉल का वेट mg, इसका वेट mg और इन सब का वेट mg। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ एक जगह, बट ये ध्यान देना कि सब का वेट mg ही mg है। ठीक है, या लेट मी राइट डाउन, अदरवाइज तुम लोग कन्फ्यूजन क्रिएट कर दोगे। सबका वेट mg है। ठीक, अब जरा देखते हैं कि कांटेक्ट से कहाँ कहाँ नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है। पहले तो मेजर कांटेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, इन सब जगह पे तो क्लियरली दिख जा रहा है। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो ये नॉर्मल रिएक्शन हम लोग बुला लेते हैं इसे। नॉर्मल रिएक्शन किस कलर से बना दिया जाए, लेट मी चूज सम कलर। चलिए ले लेते हैं। इस वाले सरफेस पे n1, इस वाले सरफेस से n2, इस वाले सरफेस से n3 और इस वाले सरफेस से n4। ठीक है, ये जो मेजर नॉर्मल रिएक्शन थे हम लोगों ने सीधे सीधे प्लॉट कर दिए, n1, n2, n3 और n4। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ कॉन्टैक्ट है ये और ये, तो इनके अक्रॉस भी मैंने पढ़ाया था कि जब कभी भी सर्कुलर कर्वेचर होगा तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सेंटर से पास करेगा। ठीक है, तो सेंटर से पास करने वाला नॉर्मल रिएक्शन बना देते हैं हम लोग। इस पे ऊपर वाले सरफेस से n5 और इससे इस वाले सरफेस पे n5, दोनों पर सेम रहेगा n5। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे इसके कारण n6 और यहाँ पे इसके कारण भी n6। ठीक, तो ये सारा हम लोगों ने फोर्स बना दिया है इस पे। अब थोड़ा सा जरा ज्योमेट्री अप्लाई कर दिया जाए। अगर तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये पाओगे कि जो 2r है, मतलब सेपरेशन बिटवीन द वॉल्स है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, r प्लस 2r cos थीटा प्लस r। चेक करना r कहाँ से आया, ये है r। ओके, टू आर कॉस थीटा कहाँ से आया, ये, क्योंकि ये भी r था और ये भी r था, तो ये कितना आ जाएगा 2r cos थीटा, और ये भी कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना है r। तो इसको ये वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इसे सॉल्व करने पर आ जाता है कि जो cos थीटा की वैल्यू है 1 प्लस, जस्ट अ मोमेंट, 1 प्लस cos थीटा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, कैपिटल R बाय स्मॉल r, या cos थीटा की वैल्यू हम लोग सीधे सीधे लिख दें कैपिटल R बाय स्मॉल r माइनस 1। तो प्रॉब्लम में हो सकता है कि हमसे कोई ऐसी प्रॉब्लम दे जिसमें कैपिटल R और स्मॉल r के बीच कोई रिलेशन दिया हो, तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इक्विलिब्रियम है, सारे डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम कंसिडर कर लेते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में जो है कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो सारे वर्टिकल फोर्सेस इक्वल होने चाहिए। तो अगर हम लोग देखेंगे तो वर्टिकल, यहाँ पे मैं सारे फोर्सेस लिख रहा हूँ, तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम लोग नोट करेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले n1 अपवर्ड लग रहा है और 3mg डाउनवर्ड लग रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जा रही है, n1 इज इक्वल टू 3mg, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी टोटल 0 होना चाहिए, तो n6 और n5 तो इंटरनल फोर्स हैं, तो इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिजॉल्व करने पर भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा n4 प्लस n2 इज इक्वल टू n3, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ठीक, ये नोट करना, तुम लोग हो सकता है स्टेप बढ़ाने के लिए n6 और n5 को रिजॉल्व कर दो, मगर उससे कोई फर्क नहीं होगा। n6 के दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल, और n5 के भी दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि अब बाकी वन बाय वन सारे इक्विलिब्रियम्स कंसिडर करके बॉल के n5 और n6 की वैल्यू कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं वर्टिकल इक्विलिब्रियम कंसिडर करते हैं लोवेस्ट बॉल का, जो सबसे नीचे है। तो हमारे पास क्या आएगा, हमें n5 को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो ये n5 का डायरेक्शन निकलते हुए आ रहा है, ये नोट करना, ये है n5 का डायरेक्शन।
तो अगर इस डायरेक्शन को मैं आगे तक बढ़ा दूं, इस डायरेक्शन को अगर मैं आगे तक बढ़ा दूं तो ये n5 का डायरेक्शन है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी अपने को क्या मिलेगा, थीटा ही मिलेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम क्या कर रहे हैं, n5 लोवेस्ट बॉल का वर्टिकल इक्विलिब्रियम कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, n5 साइन थीटा कॉम्पोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा और mg वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो हमारे पास आ जाएगा n1 इज इक्वल टू mg प्लस n5 साइन थीटा। दिस विल बी आवर थर्ड इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो है हम कंसिडर कर सकते हैं वर्टिकल इक्विलिब्रियम टॉप मोस्ट बॉल का। तो टॉप मोस्ट बॉल के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये n6 इस लाइन से होते हुए ऐसे गुजर रहा है, तो इसके कंपोनेंट को यहाँ ऐसे आगे तक बना देते हैं, ये n6 ही है। अच्छा, ये एंगल थीटा है, यहाँ पे ये एंगल भी थीटा होगा, यहाँ पर ध्यान देना, ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। श्योर, ये एंगल थीटा होगा। तो अगर हम लोग इस लाइन को ऊपर बढ़ा दें इधर तक, तो इधर वाला एंगल अगर हमारा थीटा होगा, ये वाला, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इस एंगल को यहाँ पे हम लोग अब थीटा प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, ये एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास मिलेगा n4 cos थीटा, सॉरी n6 cos थीटा इज इक्वल टू mg। सही है, जस्ट अ मोमेंट, थीटा थीटा 90 माइनस थीटा, हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल माना है, ये एंगल थीटा है, इधर वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये थीटा ही है, ऑल्टरनेट है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। हाँ सही है। तो हमारे पास अगला इक्वेशन क्या आ जाएगा, n6 cos थीटा इज इक्वल टू mg। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ जाएगा। और अगर इसका हम लोग हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम भी कंसिडर कर लेंगे तो हमें मिलेगा n6 साइन थीटा इज इक्वल टू n4। ये हमारे पास 5 इक्वेशन आ गई। तो हमारे पास अननोन क्या है, n1 है, n2 है, n3 है, n4 है, n5 है और n6 है। 6 अननोन है और एक इक्वेशन है, वो 5 इक्वेशन है। तो हमें एक इक्वेशन और चाहिए होगी। तो एक इक्वेशन किससे ला सकते हैं, इसका इक्विलिब्रियम कंसिडर कर ले रहे हैं, बीच वाले बॉल का हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम अगर इसका कंसिडर करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, n3 जो है, n3 जो है n6 cos थीटा प्लस n6 cos थीटा प्लस n5 साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास 6th इक्वेशन आ जाएगी। तो हमारे पास 6 अननोन है और 6 इक्वेशन है। इस तरह की मदद से हम लोग ये सारी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है थीटा का फाइंड करना। ये एंगल आप कैसे फाइंड करते हो, ये फाइंड करना ही इसमें आर्ट है। ठीक, तो हमें अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच कोई रिलेशन दे दिया जाए तो हम इस प्रॉब्लम को पूरा सर्टेनली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो फिर से हमने यहाँ पर क्या किया है कि पिछले एग्जाम्पल के बेस पर एक सिंपल प्रॉब्लम तुम लोगों के लिए है। इसमें क्या है कि 3 आइडेंटिकल स्मूथ सिलेंडर है जिनका रेडियस r है, और ये तीनों जो है एक सिलेंडर में है, मतलब सिलेंडर में इंस्क्राइब्ड है, उसी के अंदर हैं, जिसका रेडियस कैपिटल R है। ठीक, यहाँ पे पूरे सिलेंडर में इनको नहीं दिखाया गया है, केवल सिलेंडर का एक पार्ट दिखाया गया है जैसा फिगर में दिया है। तुमको बताना है द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ कैपिटल R इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r फॉर द स्मॉल सिलेंडर्स टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो पूरा का पूरा जो स्मॉल सिलेंडर का सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहे, इसके लिए तुम्हें कैपिटल R की वैल्यू को स्मॉल r के टर्म्स में फाइंड करना है। ठीक है, तो फिर से मैं यही कहूँगा कि सल्यूशन देखने से पहले एक बार इसको चाहो तो पॉज कर जो है तुम लोग ट्राई कर सकते हो।
और फिर सॉल्यूशन देखना। ठीक, तो खैर मैंने क्या किया है कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम जो है बनाया हुआ है, तो तुम लोगों के सामने मैं फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले ला रहा हूँ तीनों सिलेंडर का। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग एनालाइज करते हैं सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे इस फ्री बॉडी डायग्राम को ज्योमेट्रिकली ड्रॉ किया है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिगर है तो रफ स्केच में इतना समझ में ना आता। तो मैंने क्या किया है कि तीनों जो सिलेंडर्स हैं लार्जर सिलेंडर में, लार्जर सिलेंडर का जो सेंटर है हमने यहाँ पॉइंट ओ पर मान लिया है। ठीक है, और जितने फोर्सेस हैं वो लगा दिए हैं। क्योंकि ये सिलेंडर के सरफेस से जो है टिल्टेड है, तो N2 यहाँ से पास करता नज़र आ रहा है इस कॉन्टैक्ट के कारण, और mg जो है यहाँ से वर्टिकली एक्ट करता नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी mg जो है वर्टिकली एक्ट करता नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक बात नोट करना, क्योंकि प्रॉब्लम में वर्टिकल सिमिट्री है, मतलब इस वर्टिकल लाइन के अबाउट तुम देखोगे तो प्रॉब्लम में सिमिट्री नज़र आएगी। इसीलिए मैंने क्या किया है कि आधे हिस्से की ही प्रॉब्लम को ड्रॉ किया है। आधा हिस्सा ऑटोमेटिकली वैसा ही होगा जैसा लेफ्ट साइड का हिस्सा है। ठीक, तो इस सिमेट्री होने के कारण मैंने क्या किया है, प्रॉब्लम के आधे पार्ट को ही एनालाइज किया है। mg एक्ट कर रहा है, ये एंगल को मैंने थीटा मान लिया है। n2 एक्ट कर रहा है डी के पॉइंट, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन। n1 जो है नॉर्मल रिएक्शन यहाँ के कॉन्टैक्ट पॉइंट के कारण है। सिमेट्री होने के कारण यहाँ पर भी n1 होता और यहाँ के कॉन्टैक्ट पे भी हमको n2 ही मिलता। ठीक है, तो इसलिए हमने हाफ डायग्राम ही ड्रॉ किया है। ठीक, तो अब जो अगला पार्ट है, अगले पार्ट में हमारे लिए फिर से इम्पॉर्टेंट है एंगल थीटा पता करना। ठीक, एंगल थीटा हम लोग कैसे पता करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लिया जाएगा कि एंगल थीटा हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये देखो कि ट्रायंगल ABC जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड लेंथ 2r है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है यहाँ, ये एंगल 60 डिग्री होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे वर्टिकल ड्रॉ करेंगे mg की लाइन में, तो ये जो बचा हुआ एंगल इधर आएगा, ये एंगल हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। तो हम, और इसी तरह अगर n2 पे हम लोग वर्टिकल ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग जो हमारा ये है क्या कहते हैं, स्फीयर ए है, स्फीयर ए का अगर हम लोग वर्टिकल इक्विलिब्रियम कंसिडर करें तो हमें क्या मिल जाता है, हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए 2n1 cos 30 डिग्री 2n1 cos 30 डिग्री इज इक्वल टू mg। ठीक, देखो यहाँ पे ये हमारा n1 का लाइन ऑफ एक्शन है, ये n1 का लाइन ऑफ एक्शन है, ये इस n1 का लाइन ऑफ एक्शन है। इनके बीच ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो ये एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री। तो हमको कौन सा कंपोनेंट चाहिए, वर्टिकल, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा और ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। तो 2n1 cos 30 डिग्री किसके बराबर आ जा रहा है, mg के बराबर आ जा रहा है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब जो है हम लोग स्फीयर बी का हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम कंसिडर कर लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में हमें क्या मिलेगा कि वर्टिकल तो आ जाएगा n1 cos 30, तो हॉरिजॉन्टल आ जाएगा n1 sin 30। इसी तरह n2 का वर्टिकल आ जाएगा n2 sin थीटा और हॉरिजॉन्टल आ जाएगा n2 cos थीटा, n2 sin थीटा। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा n1 cos 60, इधर आएगा अपने पास। इस डायग्राम में क्या देखने को मिल रहा है, n1 ने वर्टिकल के साथ 30 बनाया है, तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, राइट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आएगा n1 है तो n1 cos 30 आ जाएगा और n1 sin 30 आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, n1 sin 30 आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और n2 cos थीटा वर्टिकल है, n2 sin थीटा हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। ये एक और इक्वेशन आ गई। ठीक है, हमने n1 का, इस वाले का, यहाँ ध्यान देना, इस n1 का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट किया और पहले हॉरिजॉन्टल को बैलेंस किया है। ठीक है, तो अब हमारे पास अननोन कितने हैं, n1 और n2 और एंगल थीटा।
हाँ, एंगल थीटा बिल्कुल सही है। तो 3 अननोन है, तो एक इक्वेशन हम लोगों को और चाहिए। तो ये इक्वेशन हम लोग कहाँ से ला सकते हैं? वर्टिकल डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो अगर इंटरनल फोर्सेस को हटा दें तो N2 इधर से एक्ट कर रहा है, N2 cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, इस जगह पे देखो, ये N1 और ये N1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वाले भी दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ वाले भी दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से N2 अप का एक कंपोनेंट अपवर्ड जाएगा, यहाँ से N2 का एक कंपोनेंट अपवर्ड जाएगा। कंपोनेंट होगा कैसे? ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, तो एक कंपोनेंट आएगा N2 cos थीटा, एक कंपोनेंट N2 cos थीटा यहाँ से भी आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2N2 cos थीटा। और ये 2N2 cos थीटा सभी एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस कर देगा, एक mg यहाँ, एक mg यहाँ और एक mg यहाँ। तो हमारे पास एक इक्वेशन और आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी? 2N2 cos थीटा इज इक्वल टू 3mg। तो अब हमारे पास 3 इक्वेशन हैं और 3 अननोन हैं। तो इन सब से को सॉल्व करके हम लोग क्या करें? थीटा की वैल्यू निकाल लें, tan थीटा की वैल्यू निकलेगा ना? हाँ, N2 को अगर डिवाइड कर दें तो हमें tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब अगर हम लोग इस इक्वेशन को 1 कह दें, इसको 2 कह दें और इसको 3 कह दें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले N2 sin थीटा को N2 cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो ये मिल जाएगा 1/2 tan थीटा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा? N1 sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 3mg। ठीक है, और N1 को हम लोग लिख सकते हैं mg/2 cos 30 डिग्री। इसे लिख सकते हैं mg/2 cos 30 डिग्री, और यहाँ पे mg पहले से मौजूद है, तो यहाँ से हमें tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। 2 और 2 कट जाएगा, अच्छा यहाँ 3 पहले से भी मौजूद है, 3mg था, तो mg और mg कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर tan 30 मिल जाएगा, तो ये आ जाना चाहिए सॉल्व होने पे 1/3√3। ठीक, अब इसके बाद तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम इजी है, सॉल्व कर सकते हो तुम लोग, क्योंकि अपने पास एक साइड लेंथ दी है, ये साइड लेंथ 2r है, ये साइड लेंथ r है, और ये साइड लेंथ कितनी होगी? इधर वाली ये साइड लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, 2r रहेगा अपने पास ये। तो तुम लोगों को ज्योमेट्रिकली सही से ये शेप दिखाया जा सके, इसके लिए ऐसा करते हैं कि हम लोग ज़रा इसको भी ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा एक मिनट और। ठीक है, हम लोग इसको ज्योमेट्रिकली जो ड्रॉ करते हैं तो वो इमेज ऐड कर देते हैं इसमें। तो देखो, हमने यहाँ पर इसका ज्योमेट्रिकल डायग्राम बना के इंपोर्ट कर दिया है। ये रेडियस r है, OD जो है वो पूरे सिलेंडर का रेडियस है, ABC हमारे स्मॉल स्फीयर्स का सेंटर है। तो ये जो डिस्टेंस है अपने पास स्मॉल r होगी, ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी r माइनस कैपिटल R, और ये जो पूरी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इस डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं r माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो अब यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से, ये वाला जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल से इक्वेट कर दे रहे हैं हम लोग। tan थीटा को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा r अपॉन r माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 1/3√3 के। तो अब इसको स्क्वायर कर दो और स्क्वायर करके सॉल्व कर दो, सॉल्व करने पे तुमको मिल जाएगा कैपिटल R इज इक्वल टू R इंटू 1 + 2√7। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल स्किल्स जो है रिक्वायर्ड है। तो इसी के साथ जो है हम लोगों ने वो सभी वैरायटी का प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया है जो मेंस और एडवांस के लेवल पर बन सकता है।
वेजेस और ब्लॉक्स की प्रॉब्लम में, मतलब इंटरनल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन जो भी कहें इसे, इसके लिए। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप लोग और प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। देखो एग्ज़ाम के पेपर की सभी प्रॉब्लम मेरे अकॉर्डिंग अब आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू।